वेलकम डियर स्टूडेंट। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने ग्राफ और ग्राफ से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो पढ़ ली है। अब हम एक टोटली नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या होता है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। डिटरमिनेंट क्या होता है? यहाँ डिटरमिनेंट है दो लाइन, इसको आपने इसके पहले मॉड में यूज किया होगा। ये जो लाइन है ये डिटरमिनेंट या मॉड के अंदर कहलाती है। यहाँ पर इन दो लाइंस के बीच में लिखे हुए नंबर से कहलाते हैं डिटरमिनेंट। पढ़ते समय आप इसको बोलोगे डिटरमिनेंट, यहाँ ए बी सी डी इज अ डिटरमिनेंट। ये जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा कहलाता है डिटरमिनेंट। इस फंक्शन की कुछ खासियत है। यहाँ पर ए बी, अगर हम सिर्फ इन दोनों को पढ़ते हैं तो ये रो कहलाती है। ए बी, उसके नीचे सी बी, ए बी कॉमा सी बी, ये दोनों आर रोज। ये जब हम इसको हॉरिजॉन्टल में पढ़ेंगे तो ये रोज होंगे, और जब हम इसको वर्टिकल में पढ़ेंगे ए सी बी डी तब ये कहलाएंगे कॉलम्स। ये जो फंक्शन है ये डिटरमिनेंट कहलाता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस रो कहलाती है, वर्टिकल लाइंस जो है वो कॉलम कहलाती है। एक तीसरी चीज इसमें होती है कि डिग्री ऑफ इट्स डिटरमिनेंट, दिस डिटरमिनेंट इज 2। अब वो क्यों? क्योंकि इसके रो में 2 एलिमेंट है और कॉलम में भी सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो इसको कई बार ऐसे लिखा जाता है डिटरमिनेंट ऑफ 2/2। ये 3/3 हो सकती है, 2/1 हो सकती है। तो डिटरमिनेंट के मेनी टाइप्स होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर मैं सिर्फ इतना नंबर लिखता हूं तो ये हो गया डिटरमिनेंट, इसकी जो ऑर्डर होगी या डिग्री होगी वो 1/1। अगर मैं 2/1 लिखता हूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं? 2। इसका और एक टाइप लिख सकते हैं 2/2। तो यहां पर 2 रो दिख रही है लेकिन कॉलम एक ही है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया है 2/1। तो ये जो डिग्री है ये चेंज हो सकती है। मे बी 4 अगर एलिमेंट है और इस तरह रखे हुए तो ये 2 नॉट 2, यानी इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 2। तो डिग्री ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2। इसकी डिग्री 2 है because there are 2 elements in each column and 2 elements in each row। क्योंकि 2 एलिमेंट रो में है और 2 ही एलिमेंट कॉलम में। तो ये 2/2, या आगे चल के जब आप इसको मैट्रिक्स में पढ़ोगे तो 2/2 मैट्रिक्स करके भी आता है। तो ये फिलहाल आपके इसमें डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट के इस तरह के टाइप हो सकते हैं। ए बी के जो प्लेस है वहां पर ये नंबर्स रहेंगे। इसको और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं तो यहाँ ए बी सी डी और इनके नंबर्स भी इस तरह दिए जाते हैं। तो डिटरमिनेंट ए बी सी डी यहाँ एलिमेंट्स है और ये उसका ऑर्डर है। वापस से यहीं आते हैं। डिग्री ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2 बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम एंड 2 एलिमेंट्स इन ईच रो। ये जो इंडिविजुअल है ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स एक इंडिविजुअल 1 रखते हो। डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट अ नंबर विच इज एडी माइनस बीसी। ये जो डिटरमिनेंट है ये सॉल्व होने के बाद आपको एक नंबर देता है। तो यहाँ पर ये अल्फाबेटिकली है, मैं पहले आपको अल्फाबेटिकल समझाता हूँ, फिर इसके ऊपर एक एग्जांपल देखिए कि ये क्या होता है। तो विच इज एडी माइनस बीसी, इस इक्वेशन को या इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपके पास एक सिंगल नंबर आएगा। तो डिटरमिनेंट जो है वो एक सिंगल नंबर को शो करता है। वो कैसे आता है? तो दैट इज, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते समय पहले आपको हमेशा इस साइड से जाना होता है। तो आप इधर लिख भी सकते हो कि आप फर्स्ट ये वाला डायरेक्शन सॉल्व करोगे फर्स्ट। सेकंड टाइम जब आप सी और डी इनको सॉल्व करते हैं तो आपको ऑलरेडी माइनस लेना होता है। तो जब आप इधर साइड से सॉल्व करोगे तो यहां माइनस और फिर इसका मल्टीप्लाई। ये माइनस जो है वो ऑपरेशन का है, और अगर नंबर के साथ माइनस रहा तो फिर आपको ब्रैकेट लगा के इस माइनस के बाद एक और नंबर लिखना है। तो कैसे होता है मैं बताता हूँ। फिलहाल ये आप इस क्रॉस को समझिए। पहले आपको ये फर्स्ट करना पड़ेगा और फिर माइनस सेकंड। मतलब आप पहले ए बी का मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस साइन और फिर इन दोनों का सेकंड का मल्टीप्लाई। तो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का है। तो अगर कोई डिटरमिनेंट आपके पास दी है उसको सॉल्व करने के बाद आप ए डी माइनस बी सी ये नंबर निकाल सकते हो। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 1 2 2 3 सेम ए बी के जगह पे ये नंबर्स है, ये ऑर्डर 2 है इसका, या 2/2 आप लिख सकते हो। इसको सॉल्व करते समय हमारा पहला रूल है हम इस तरफ से जाएंगे, यानी a मल्टीप्लाई बाय d।
तो AD यानी मैं पूरी तरह से मल्टीप्लाई ना करते हुए थोड़ा डिटेल में लेता हूँ। अब दूसरे डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते समय पहले हमें क्या रखना होता है, माइनस। तो ये रहा माइनस, दूसरे डायरेक्शन का मल्टीप्लाई। तो सेम देखिए, ये जो मैट्रिक्स है आपने फर्स्ट ऐसा मल्टीप्लाई किया और सेकंड साइड में मल्टीप्लाई करते समय हमेशा माइनस रहेगा। अब ये जो इक्वेशन है वो यहां देखिए, AD माइनस BC, इसको सॉल्व करेंगे तो एक सिंगल नंबर मिलेगा। देखते क्या आता है, 3 यहां आ जाएगा, -4 माइनस। तो ये सिंपल हो गया क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव थे, प्लस में थे। लेकिन अगर इनमें माइनस आता है तो आपको ध्यान रखना है, आपको ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। तो उसको भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ मैंने एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिया है, 1 -2 3 -1। अगेन मैंने डिग्री 2 वाला ही ऑर्डर जो है या एग्जांपल लिया है। यहाँ फर्स्ट आप इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हो क्योंकि यहाँ माइनस साइन आया है। हो सकता है कि 1 को भी माइनस हो, इसलिए इसको लिखते समय आपको बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -4। अब ये जो डायरेक्शन हो गया ये आपका सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते समय पहले माइनस, उसके बाद फिर ब्रैकेट, क्योंकि नंबर को माइनस है इसलिए -2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब माइनस होता है तब आपका थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, आपको ब्रैकेट वहां लगाने पड़ते हैं। आप कर्ली ब्रैकेट भी निकाल सकते हो, आपको जो कन्वीनियंट निकालना आता है। लेकिन ये ब्रैकेट लगाने का रीजन आपका इतना ही है कि आपके माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होते समय गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पहला वाला मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई -4। थोड़ी देर के लिए इस ब्रैकेट को हम नहीं हटाते क्योंकि पहले दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6 -4। अब इन दोनों माइनस का सिंप्लीफिकेशन होगा, माइनस माइनस प्लस और ये 6 का फाइनल आंसर है 2। क्योंकि ये नंबर्स है और नंबर इजीली सॉल्व होने के बाद एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको एक वैल्यू मिलती है। क्योंकि ये अल्फाबेट है इसलिए इस इक्वेशन का यहीं पर अर्थ हो गया, तो यहीं पे आकर रुकेगी। AB मल्टीप्लाई बाय -BC। अगर ये नंबर्स में होते थे तो आपको सिंगल नंबर मिलता। तो मैंने जो अल्फाबेटिकल है यानी जो फॉर्मूला फॉर्म है उसको एक क्वेश्चन लेके समझा के दिखा है कि प्लस माइनस का आपको किस तरह से ध्यान रखना है। ये जो डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट सॉल्व होने के बाद हमेशा एक सिंगल नंबर देगी। तो और थोड़े से इसके अंदर लिमिटेशंस है और कुछ रूल्स है, वो धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो उनमें से कुछ जो डिटरमिनेंट्स के रूल्स है या नॉर्मली आप याद रखने वाले पॉइंट्स बोल सकते हैं। जब भी तो उसका सॉल्यूशन जो होगा, AD माइनस BC इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ABCD। इस डिटरमिनेंट में जो कंपोनेंट हो गए उनमें से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जो नंबर आएगा वो हमेशा उसकी वैल्यू या आंसर होगा। तो ये डिटरमिनेंट जो अभी आपने पढ़ा उसके लिए ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, डिटरमिनेंट यूजुअली आर रिप्रेजेंट विद द कैपिटल लेटर ABCD एंड सो ऑन या एक्सेट्रा। तो आप जब भी डिटरमिनेंट लिखोगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए जैसे यहाँ लिखिए A इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट है, N इक्वल टू, B इक्वल टू। तो डिटरमिनेंट को डिनोट करने के लिए हम अल्फाबेटिकल के या अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ लिए हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स A इक्वल टू 5 3 7 9। वही हमारा जो पहला रूल है कि हम पहले इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट्स का ध्यान रखेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ कोई माइनस साइन नहीं है, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस नेक्स्ट जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पर माइनस साइन ना होने की वजह से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 45 माइनस 21 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ देखिए आपने एक मैट्रिक्स लिया, एक डिटरमिनेंट लिया, उस डिटरमिनेंट को आपने सॉल्व करने के बाद एक आंसर मिला है सिंगल वैल्यू में। ये आंसर नथिंग बट AB माइनस BC इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ अल्फाबेटिकल में, यहाँ एक सिंगल नंबर में। नेक्स्ट, अब यहाँ पर माइनस आ चुका है तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए N इक्वल टू, फर्स्ट इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस आया है। एक काम और बढ़ाते हैं, पहले आप ब्रैकेट लगाइए, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, ये जो माइनस है ये सेकंड डायरेक्शन वाला है। अब नंबर्स को देते तो यहाँ फिर से माइनस आया इसलिए ब्रैकेट -3
मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको फिर से मैं बता देता हूँ। ये जो माइनस यहाँ दिए हुए ये नंबर्स यानी उस एलिमेंट के माइनस है, और ये जो माइनस है जब हम फर्स्ट डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दूसरे डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करने के पहले यहाँ माइनस साइन लगाया जाता है। यानी ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये दोनों जो माइनस है ये इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट्स के माइनस है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -8 and 4 -32, यहाँ माइनस जैसे का वैसा, और ये वाला -6 -32 +6 यहाँ आ गया 26, सॉरी -26। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, माइनस का ध्यान रखते हुए। आपका इक्वल टू एक की एक नीचे, और इस तरह का अगर आप रिप्रेजेंटेशन आप वहाँ रखते हो या प्रेजेंट करते हो पेपर, तो काफ़ी साफ सुथरा और खुला दिखता है। आपको इसी तरह से करना है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग हो। वो काटा पीटी बिल्कुल नहीं करनी है। जितना साफ सुथरा पेपर होगा, जितना अच्छे से आप लिखोगे, स्टेप इक्वल टू प्रेजेंटेशन, इन सबको देखकर भी जो चेकर होता है वो बहुत बार आपको इग्नोर कर देता है आपकी मिस्टेक्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर से हम इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3। अगेन इस डायरेक्शन में जाने के पहले फॉर्मूला वाला -9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर आपका रूट आ गया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अलग और नंबर्स का मल्टीप्लाई अलग। सो 3 2 6, और आपको मालूम ही है √3 एंड √3 क्या होता है 3, -9 2 18, यहाँ 6 3 18, ये 18, दोनों के दोनों के आंसर होंगे 0। लास्ट हमने जो किया है उसका आंसर जो है वो क्या में आया है 0 में आया है। तो इसके ऊपर आपके एक्टिविटी में क्वेश्चन है कि जो 0 आता है वो किस टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है या किस टाइप की लाइन रिप्रेजेंट करेगी। सो मालूम है जब इक्वेशंस के अंदर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो कैसी लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस। सो अभी हमने ये डिटर्मिनेंट पढ़ा। आपको यहाँ कहीं पर भी कंफ्यूजन हो या इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में माइनस प्लस में कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो आप एक और बार मुझे बता सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे डिटर्मिनेंट मेथड, जो क्रैमर रूल भी कहलाती है। तो आइए हम क्रैमर रूल पढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमारा अगला जो टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट मेथड है। बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आप इसके अंदर बहुत जल्दी मास्टरी ले सकते हैं। इस मेथड को क्रैमर रूल्स भी कहते हैं या क्रैमर मेथड भी कहते हैं। रीजन क्योंकि जो स्विस मैथमेटिशियन गैब्रिएल क्रैमर थे उन्होंने ये रूल रिप्रेजेंट किया था, और सबसे पहले उन्होंने इसके द्वारा मैथ सॉल्व करके दिखाया था। सो इसलिए उनके रिस्पेक्ट में इस मेथड का नाम क्रैमर रूल रखा गया। तो इस मेथड के अंदर है यूजिंग डिटरमिनेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन कैन बी सॉल्व इजीली एंड इज लेस स्पेस। जो आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेटिंग और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व की है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो और बहुत कम जगह के साथ। सो दिस मेथड इज नोन एज डिटरमिनेंट मेथड, और इसलिए इसको क्योंकि वो डिटरमिनेंट के रूप में सॉल्व की जाती है इसलिए इसे डिटरमिनेंट मेथड कहा जाता है। दिस मेथड वाज फर्स्ट गिवन बाय स्विस मैथमेटिशियन गैब्रिएल क्रैमर। तो आप इस लाइन को आपके बुक में हाईलाइटेड कर सकते हो, स्विस मैथमेटिशियन गैब्रिएल क्रैमर। आपके बुक में साइंटिस्ट का यानी मैथमेटिशियन का इन्फो दिया हुआ है, आप उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जो मेन उसके अंदर जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ है, उसको अंडरलाइन कीजिए। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो स्विस मैथमेटिशियन गैब्रिएल क्रैमर ने ये रूल सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था। सो इट इज ऑल्सो नोन एज क्रैमर्स मेथड। तो उनके रिस्पेक्ट में इस मेथड का नाम क्रैमर रूल या क्रैमर मेथड किया गया। टू यूज क्रैमर मेथड द इक्वेशन आर रिटन एज। क्रैमर मेथड को सॉल्व करने के लिए हम जो इक्वेशन है, जैसे आपकी नॉर्मल इक्वेशन जो होती है वो होती है ax + by = c के फॉर्म में। क्योंकि हमारे पास साइमल्टेनियस यानी दो इक्वेशन होती है इसलिए उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है।
सो हम उन इक्वेशंस को a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इस फॉर्म में लिखते हैं। ये वही है ax प्लस by इक्वल टू c। यहाँ पर जो a1 b1 है ये उन दोनों इक्वेशंस के जो कांस्टेंट नंबर्स है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट, यहाँ y का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट हो, इनको हमने हाईलाइट किया। रीजन हमें मैट्रिक्स तैयार, सॉरी हमें एक डिटरमिनेंट तैयार करना है। तो यहाँ तक आप अगर समझ गए होंगे, तो अब यहाँ से पोर्शन शुरू होता है इन दो इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करना और क्रैमर रूल का फॉर्मूला कैसे तैयार होता है। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन को जिस फॉर्म में लिखना होता है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 इक्वेशन 1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इक्वेशन नंबर 2। हमने स्टैंडर्ड जो क्रैमर रूल के हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है उसमें लिखा है। यहाँ पर इस इक्वेशन का इंट्रो देते हैं। हियर x एंड y, यहाँ जो x और y है ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। यहाँ पर a1 मैं अंडरलाइन करके आपको दिखा देता हूँ, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। So a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are real numbers। ये रियल नंबर से, रियल नंबर इससे पहले बताया है कि वो सारे नंबर जो रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पर आप ले सकते हो। अब कोई भी नंबर, डेसिमल वाली भी नंबर ले सकते हो, बट सभी नंबर जो आप ले रहे हो वो रियल नंबर की कैटेगरी में आने वाले होने चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पूरे इंट्रोडक्शन में ये जो पार्ट है वो ज्यादा से ज्यादा हाईलाइटेड है। x और y वेरिएबल है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये रियल नंबर्स है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, a1 b1 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इससे जो डिटरमिनेंट तैयार होगा उस डिटरमिनेंट का जो सॉल्यूशन है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी कंडीशन में इन चारों का मल्टीप्लाई जो है वो आंसर 0 नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि वो 0 कैसे आएगा। अगर 0 आएगा तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो आंसर नहीं देगा। सो यहाँ पर 0 के लिए कंडीशन, अभी आपने क्वेश्चन देखा, उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। जैसे 6 9 2 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 18, फिर माइनस और 9 2 जा 18, 0 हो गए। ये यहाँ a1 a2 b1 b2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इन दोनों का करते हैं तो ये हो गया a1 b2 माइनस इन दोनों को अगर करते हैं तो a2 b1। अब a1 b1 यहाँ 18 दे रहा है, माइनस a2 b1 ये भी 18 दे रहा है, दोनों के दोनों 0 हो गए। लेकिन हमारा रूल कहता है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर आपको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है, तो पहली कंडीशन है कि इधर साइड में जो पोर्शन लिखा है कांस्टेंट को छोड़ के, जो इस पोर्शन में आपने टर्म्स लिखी हुई है, इनका आपस में मल्टीप्लाई 0 नहीं होना चाहिए, यानी फाइनल आंसर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इस मेथड को हम सॉल्व करते हैं किस तरह से, ये जो डिटरमिनेंट मेथड है वो आगे आपको आंसर देती है x और y के एलिमेंट्स के। सो नाउ लेट अस सॉल्व द इक्वेशन। ये पोर्शन आपको मैंने समझा दिया है, अब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b2, हम जिस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन में जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर y वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, ये हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b2, इस इक्वेशन के अंदर b2 की कमी है और इस इक्वेशन के अंदर b1 की, सो अल्टरनेटली दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नई इक्वेशन लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b2, तो यहाँ पर हम b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 b2 x प्लस b1 b2 y एन इक्वल टू c1 b2। सो ये आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड। जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन के जो वेरिएबल्स है उनको इक्वल करते हैं, यहाँ सेम अल्फाबेट में भी हमने वैसे ही किया। सेकंड इक्वेशन यहाँ b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a2 b1 x प्लस b2 b1 y और यहाँ c2 b1, तो ये इक्वेशन नंबर 4 आपको मिल गई। इन दोनों इक्वेशन में ये जो टर्म है अब वो लगभग एक जैसी हो गई है। हम एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, दोनों को एक के नीचे एक लगते हैं, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे के साइन चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पर पहली चीज है
ये b1 b2 और यहाँ b2 b1 लिखा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म्स होती है वो एसोसिएटिव या कम्पिटिटिव होती है। सो इन लोगों को हम कैंसिल कर सकते हैं, चाहे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर एक ही आता है। इसलिए ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ जो बचे हुए हैं हम नंबर्स को अलग लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे ऊपर वाला a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ मल्टीप्लाई में x, ये टर्म कैंसिल हो चुकी है। यहाँ बचा हुआ है हमारे पास c1 b2 माइनस c2 b1। अगर आप कुछ पैटर्न यहाँ ऑब्जर्व करें तो देखिए कि पहले इसमें 1 2 यानी 12 और यहाँ पे 12। सो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको रखना है AB 1 2 2 1, CB 1 2 2 1, इस तरह भी ध्यान रख सकते हो। तो आपके बुक में दिया है कि किस तरह से आप उसको मेमोराइज कर सकते हो। ये इक्वेशन यहाँ आ गई। अब x की वैल्यू निकालना है। x के लिए ये इक्वेशन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है। सो नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू ऊपर आएगा c1 b2 माइनस c2 b1 और नीचे आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से 1 2 2 1 1 2 2 1 CB AB, ये हो गया आपके लिए x का पहला वैल्यू। सिमिलरली ये पूरी इक्वेशन हम y के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन हम अगर y के लिए सॉल्व करेंगे तो वहां ऊपर वाली टर्म चेंज हो जाएगी, नीचे की टर्म जैसे कि वैसे रहेगी। सो सिमिलरली हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व तो करते नहीं है। सिमिलरली फॉर y वी गेट, अगर हम इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू ऊपर जो है वो टर्म हमें मिलेगी AC, फिर से 1 2 माइनस यहाँ पर AC तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। ये दोनों के दोनों जो आंसर हमें मिले हैं वो किस तरह से मेमोराइज करना है ये आपके बुक में दिया है, देखते आगे। तो इसको किस तरह से याद रखना है उसके लिए टू रिमेंबर एंड राइट द एक्सप्रेशन वी यूज फॉलोइंग, हम कुछ फॉलोइंग ट्रिक्स यूज करते हैं क्योंकि हमें ये हर बार इतना सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है, इक्वेशन के हमारे पास कोएफिशिएंट्स है तो हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं। सो हमारे पास ट्रिक है कि हम CB AB और AC के फॉर्म में इसको लर्न करते हैं। CB में C1 B1 माइनस C2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, यहाँ A1 C2 माइनस A2 C1। अब ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा तो इससे भी सिंपल है, आप सिर्फ लर्न कीजिए CB AB AC, CB AB AC और उसके नीचे एक ही बार 12 21 लर्न कीजिए, यानी हर एक को 12 21 के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन अगर याद रखते तो इससे ये कैसे बनेगा, पहले CB है इसका मतलब CB, इसको लिखना है इसे तो 1 2 ये माइनस 2 1। तो आपका डायरेक्टली ये तैयार हो जाएगा। तो जिसको ये इक्वेशन लर्न नहीं हो या रिमेम्बर नहीं हो तो सिंपली आप CB AB AC याद रख सकते हो। CB AB AC 12 21 या 12 माइनस 21, तो CB AB AC 12 माइनस 21। आप इसको एक ही बार लर्न रखो तो भी चलेगा, इसका मतलब है कि ये सबको अप्लाई करना है, ठीक है। तो CB AB AC जब सबको अप्लाई करने के बाद आपको टर्म मिल जाएगी, यहाँ पर 12 20, यहाँ अगेन 12 20 का। तो एक सिंपल ट्रिक है, आप लर्न करोगे ये मेन जो फॉर्म है ये अगर आपके पास है तो आप इजीली इससे एक डिटरमिनेंट तैयार कर सकते हो और आपका फाइनल आंसर आएगा। ये इक्वेशन अभी खत्म नहीं हुई है, इसके बाद ये रिमेंबर कि आपको किस तरह से ये जो तैयार करना है x और y की वैल्यू ये किस तरह से मेमोराइज करनी है। फिलहाल ये x y तक इक्वेशन आई है, इसका और एक फॉर्म है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया हो, न समझ में आया हो, आप इस सेक्शन को मुझे फिर से रिपीट करने के लिए बोल सकते। सो अभी आपने जो इक्वेशन सॉल्व देखी है हम उसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इक्वेशन मिली और इक्वेशन के बाद आप डायरेक्टली उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो ना। ये इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 a2x b2y
इक्वल टू C2, ये हमने पहले लिखी हुई थी। इसका कॉलम फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस फॉर्म में लिखा है। द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 5 एंड 6 जो हमने निकाली थी ये दो, इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब जाके ये बनेगी डिटरमिनेंट मेथड या क्रैमर रूल। सो अभी यहाँ जो हमने x और y की जो वैल्यूज है हमने इक्वेशन को सॉल्व करके ये लाई है। इस इक्वेशन की सॉल्व वैल्यू अगर डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो देखिए किस तरह कन्वर्ट करते हैं। हमारी जो इक्वेशन 5 में वैल्यू है वो है वही CB और AB के फॉर्म में, C1 B1 माइनस C2 B1, यहाँ पर A1 B2 माइनस A2 B1। जैसे मैंने आपको डिटरमिनेंट से ये इक्वेशन बनाना सिखाया उसी तरह से इस इक्वेशन से हम डिटरमिनेंट बना के रखते हैं। पहले जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ C1 के फॉर्म पे, और ये जो दूसरा वाला नंबर होता है वो यहाँ होता है। फिर ये माइनस, ये ऑपरेशन का साइन है। C2 जो होता है वो यहाँ होता है, और ये B1 ये होता है यहाँ। तो आप क्या देखिए, आपने डिटरमिनेंट से ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था। यहाँ जो इक्वेशन है इससे आपने डिटरमिनेंट तैयार कर दिया। ये जो माइनस था ये क्वेश्चन का माइनस था। अगर इसके अलावा इन दोनों नंबर को कहीं माइनस लगाए तो फिर उनको माइनस लगाना जरूरी। तो ये इससे आपने ये तैयार किया। हम सेम नीचे वाला तैयार करते हैं, A1 B2। सो ये रहा A1 B2, क्योंकि हम पहला मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं इस तरह से। अब माइनस साइन है वहां रखना है, B2 A1, तो पहला वाला जो नंबर है वो ठीक यहाँ B2 B1। सो ये आपका डिटरमिनेंट फॉर्म तैयार हो गया। सिमिलरली हम y के लिए तैयार करते हैं A1 C2। सो ये रहा A1 C2, दूसरा है A2 C1, तो ये रहा A2 C1। अगर A1 B1 सेम यही मैट्रिक्स, यही डिटरमिनेंट फिर से तैयार होगा, A1 A2 B1 B2। तो डियर स्टूडेंट, जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले इससे मिलेगी ये इक्वेशन यानी x और y की वैल्यू, और फिर यहाँ से आपका डिटरमिनेंट फॉर्म। अब ये डिटरमिनेंट फॉर्म इतना बड़ा है, इसको लर्न कैसे रखेंगे? तो इसके लिए इसको लर्न करने का एक पैटर्न है। मैं आपको पहले जो बुक में दिया है वैसा बताता हूँ, और फिर डायरेक्टली इस इक्वेशन से आप उसको कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, आपने इक्वेशन से डिटरमिनेंट फॉर्म तैयार कर लिया, लेकिन अब ये इतना बड़ा आपको लर्न कैसे रहेगा? सो इसके लिए डायरेक्टली जो ये नंबर्स आए हैं हम उनको कुछ सिंबल में डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो बेस वाला डिटरमिनेंट है A1 A2 B1 B2, इसको कॉमनली हम D में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ D इज इक्वल टू लेट, हमने टू रिमेम्बर लेट अस डिनोट, हमने डिनोट किया, लेकिन वो डिनोट कैसे आता है वो भी आपको कुछ नोट्स में बताऊंगा। तो यहाँ D इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2, हमने जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको D से रिप्रेजेंट कर दिया है। अगला वाला जो ऊपर वाला पहला ब्रैकेट है यानी पहली x वाली इक्वेशन में, इस x वाली इक्वेशन का ऊपर वाला, इसलिए मान के चलिए उसको dx ले लेते हैं। सो C1 C2 B1 B2 ये आ गया आपका dx। अगला dy, इस dy के अंदर ऊपर वाली वैल्यू को हमने dy के रूप में लिया है, तो A1 A2 C1 C2 ये हो गया dy। इनको हमने डिनोट किया है। इसी डिनोट किए हुए जो अल्फाबेट से या नए जो हमने अल्फाबेट लिए हैं उसको हम इसी इक्वेशन में रखते हैं। x इक्वल टू होता है ये दो डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की जगह हमने सिंबल क्या लिया हुआ है, C1 की जगह पे dx, और ये जो नीचे वाला है इसके लिए हमने लिया है सिंबल कैपिटल B। सेम y के लिए देखते हैं, हमने A1 C1 और B2 C2 के लिए जो सिंबल लिया है वो है dy, और नीचे सिंबल आएगा d। सो ये दोनों जो है वो आपकी फाइनल इक्वेशन है। यानी आप जब किन्हीं दो इक्वेशन को, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन से आपको कॉलम फॉर्म में जो नंबर मिलेंगे उन नंबर से आपको d dx dy मिलेगा। डायरेक्टली आप यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको ये 4 से 5 स्टेप में जो आप एलिमिनेटिंग मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका बहुत ज्यादा, जैसे आपके डेफिनेशन में आपने देखा है कि इज टेक लेस स्पेस, बहुत कम समय लेता है। ये फॉर्मूला था जो समझाने में हमें टाइम लगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से वर्क करता है, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस क्वेश्चन का 4 से 5 स्टेप में आंसर लिख सकते हो। सबसे पहले आप ये लिखोगे, इससे आपके कॉलम्स में जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। कॉलम्स की वैल्यू को d dx dy के अंदर आपको रखना है। देखिए वो किस तरह से रखना है वो नोट में मैं आपको बताता हूँ।
जब आप यहां से यहां रखोगे, ये दूसरी स्टेप होगी, डायरेक्टली ये मिला, आप कैलकुलेशन करोगे और रख दोगे कहां पे, इस इक्वेशन में, तो आपको डायरेक्ट x और y दो कोऑर्डिनेट मिल जाएगी। तो स्टूडेंट ये थी क्रैमर मेथड या क्रैमर रूल या डिटरमिनेंट मेथड। इसमें कहीं कोई चीज जो कुछ फास्ट समझाने में आई हो, कोई चीज छूट गई हो, तो आप मुझे बताइए, या इनमें पढ़ाते समय कोई ऐसा पोर्शन है जो मैं समझाना बताना या भूल गया हूँ, या आप उस चीज को नहीं समझ पाए हो, तो आप मुझे एक बार फिर से बताइए, मैं फिर से इसको फिर से रिपीट करूंगा, फिर से और सिंप्लीफाइड तरीके से इसका एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ और अब नोट्स बताता हूँ कि किस तरह से आप, मैं इस पोर्शन को नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ पे हम लिख चुके हैं। सो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को कैसे आपको याद रखना है। सो रिमेंबर का एक तरीका है जो आपके बुक में दिया है, उससे एक शॉर्ट तरीका है जो मैं इसके बाद बताऊंगा आपको कि किस तरह से लर्न कर सकते हो। ये इतनी स्टेप आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इजीली ये 3 तैयार कर सकते हो। फिलहाल बुक के इससे हम देखते हैं एज अ नोट के तौर पे, फॉर राइटिंग डी dx dy, सबसे पहले आपके बुक में 2 इक्वेशन होगी या क्वेश्चन पेपर में भी 2 इक्वेशन होगी, आपको उससे डी dx dy और फिर x और y के लिए वैल्यूज तैयार करना है। सबसे पहले आपका काम होगा कि जो इक्वेशन दी है उनका ऑर्डर जो है वो आपको याद रखना है। रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ कॉलम। इक्वेशन दी रहेगी, इक्वेशन से डायरेक्टली आपको कॉलम फॉर्म में a1 b1 ये लिखना है, और इसका ऑर्डर इसी तरह से a पहले b बाद में और c, a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये आपने लर्न रखा। उसके बाद इस ऑर्डर को इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप रख के d dx और dy की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम d के लिए, फॉर d द कॉलम ऑफ कांस्टेंट, यानी ये वाला, ये यहाँ पर देखते हैं, द कॉलम ऑफ कांस्टेंट इज ओमिटेड, मतलब उसको छोड़ देना है। सो इन दोनों में आप इस कॉलम ऑफ कांस्टेंट को छोड़ दो, ये हट गया, टोटल ये सेपरेट। उसको छोड़ने के बाद अगर ओमिट करते हैं तो फिर बचे कौन, ये दो, इनको एज इट इज यहां लिख दो, a1 a2 b1 b2, आपका d तैयार हो गया। समझ में आया है फिर से, या फिर एक और बार बता कि फॉर इक्वेशन आप पहले ऑर्डर में लिख दीजिए कॉलम को। सबसे पहले d ये कांस्टेंट कॉलम को एलिमिनेट करता है, कांस्टेंट मतलब ये वाली टर्म्स को, तो ये कांस्टेंट को हटा दिया। इन दोनों को सीरियल नंबर वाइज a1 b1 a2 b2 इसी फॉर्म में आप लिख दो। दूसरा, अब d से ही dx तैयार होता है, तो फॉर dx द कॉलम ऑफ x दैट इज a1 a2, कॉलम ऑफ x मतलब ये x का कॉलम बोलता है, या x के साथ जो नंबर जुड़े हुए हैं a1 a2, सो कॉलम ऑफ x ये a1 a2 ये रिप्लेस होगा किसके द्वारा, इज रिप्लेस बाय c1 c2, तो ये जो रिप्लेस किया जा रहा है वो c1 c2 के द्वारा। तो हम पहले वाले डिटरमिनेंट में देखते हैं, इस a1 a2 को रिप्लेस करना है किससे, c1 और c2 से, तो इन दोनों की जगह इसको हटा दीजिए और कौन लिख दिए, c1 c2, ये c1 c2 आ गया। d से dx कैसे तैयार होता है, तो d के कॉलम में जहां a1 a2 है उसको रिप्लेस करना है c1 और c2 से, तो ये बन गया dx। तो x का जो कंपोनेंट है उसको हटाइए और c1 c2 यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अगला, अब लास्ट, फॉर dy द कॉलम ऑफ y, यानी ये जो कॉलम ऑफ y है इसको रिप्लेस करना है, यानी b1 b2 को रिप्लेस करना है किससे, c1 c2 से, तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर dy, dy का जब आपको तैयार करना है वो, सो कॉलम ऑफ y दैट इज b1 b2, कॉलम ऑफ y कौन है यहाँ, b1 और b2, इसको रिप्लेस करना है किससे, रिप्लेस करना है c1 और c2 से, तो c1 c2 से रिप्लेस हो जाएगा, यानी अगर हम d वाले कॉलम में इसको रिप्लेस करते हैं तो आपको बन जाएगा c1 और c2। तो ये हो गई किताब की ट्रिक। किताब की ट्रिक से आपको इतना सब कुछ लंबा याद रखना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। बस आपको ये पहली जो नोट है वो याद रखना है और उसके बाद सीधा d dx dy लिख देना है। मैं डायरेक्टली आपको मैट्रिक्स जो है, सॉरी डिटरमिनेंट है वो तैयार करके बताता हूँ। सो जिस तरह मैंने बताया कि इसके लिए एक और छोटी शॉर्ट ट्रिक्स है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। बस आपको पहला पॉइंट याद रखना है, आपको इक्वेशन दी रहेगी, इक्वेशन से आप रफ में डायरेक्टली इन कॉलम्स को लिख दो, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बस a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरह लिखना है। उसके नीचे नंबर जो है वो थोड़े से देने हैं, 1 2 3 इस फॉर्म में नंबर देना है आपको। कॉलम तो सीरियल नंबर से रन करना है, लेकिन नंबर देना है 1 2 और 3। अब डी लिखते समय, डी को लिखते समय आपको 1 और 3 को रखना है, इसको हटा देना है। मतलब आप जब लिखोगे
तो डी मतलब क्या होता है, डी रिप्रेजेंट कांस्टेंट। डी कांस्टेंट को दिखाता है तो कांस्टेंट को छोड़ दो, तो कांस्टेंट के वेरिएबल कांस्टेंट के कोएफिशिएंट कौन है, C1 C2, इसको छोड़ दो, आपकी मैट्रिक्स तैयार होगी A1 A2 B1 B2। ठीक है, इसके बाद dx इक्वल टू x आया है, x वाले को छोड़ दो। ठीक है, x वाले को छोड़ दो, d के साथ x आया है, d के साथ कांस्टेंट आया था, कांस्टेंट को छोड़ दिया, d के साथ x आया है, x वाले जो वेरिएबल इसको छोड़ दो। सीरियल नंबर, जो नंबर पहले है उसको पहले लिखो, दूसरे वाले को बाद में। तो यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स 2 नंबर पहले, इसलिए C1 C2 और यहाँ आएगा B1 B2। अगला, इसके बाद हम लिखते हैं dy को। y है, y के एलिमेंट्स को छोड़ दो, सीरियल नंबर से लिख लो, पहले 1 आता है बाद में 2 आता है, इसलिए A1 A2 C1 C2। तो ये ट्रिक्स वो जो आपने अभी वर्डिंग में लिखा हुआ है उससे ज्यादा इजी है। बस आपको इक्वेशन से कॉलम तैयार करने हैं, कॉलम तैयार करके डायरेक्टली ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, यानी डायरेक्टली आपका वो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। फिर से एक बार अगर इसको आपको समझना है, ये 2 इक्वेशन दी है, इक्वेशन से आपने कॉलम तैयार किया है, इस कॉलम को आपने लिखा, उसके नीचे ऑर्डर लिखना है 1 3 2, 1 2 3 नहीं, आपको 1 3 2 ये ध्यान रखना है, तभी ये डी dx dy वाला जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो काम करेगा। आपने a b c इसको सीरियल नंबर से कॉलम लिखी है और नंबर आपको देना है 1 2 3। सबसे पहले हम d लिखते हैं, d जो होता है वो कांस्टेंट के लिए लिखा जाता है, तो कांस्टेंट के लिए लिख रहे हैं इसलिए कांस्टेंट को छोड़ दो, कौन बचा है ये 2, इनको डायरेक्टली लिख दो। जब आप dx लिखते हैं तो dx वाला कॉलम होता है A1 A2 का, इसको छोड़ दो, कौन बचा रहेगा ये 2। अब यहाँ पे ऑर्डर को फॉलो करना है 2 और 3। जब हम पहली बार लिख रहे हैं, देखिए मैंने जब भी लिखा है तो हम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ हम कांस्टेंट भी लिख रहे थे तो कांस्टेंट को छोड़ने के बाद भी हमने 1 3 यानी पहले जो छोटा नंबर है या सीरियल नंबर वाइज 1 3 को लिखा। हम dx लिख रहे हैं, x वाले कॉलम को छोड़ दिया है, 2 3 के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब पहले 2 फिर में बाद में 3। इसके बाद हमने इसको बंद किया, 1 के बाद 2 आता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। आपको क्वेश्चन अगर है, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेके बताता हूँ, उस एग्जाम्पल से डायरेक्टली ये तैयार करते हैं, इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली यहाँ लिख के दिखाते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको बिल्कुल फास्ट में इसका बहुत कम इसमें आंसर आ जाएगा। जो आप x और y का जो कोऑर्डिनेट निकालते हो एलिमिनेटिंग और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मैं 2 एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो हमारी इक्वेशन होती है हमेशा इसी फॉर्म में होती है, तो इस इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पर नंबर्स में एक इक्वेशन लिए 5x + 3y = 11 इक्वेशन नंबर 1, 2x + 4y = -10 इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहला काम मैंने कहा था कि इसको कॉलम के फॉर्म में लिखना, तो हमारा कॉलम होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 की जगह पे पहला वाला कॉलम है तो यहाँ पर मिलेगा आपको 5 2, सेकंड वाला B1 B2 है 3 4, और अगला है 11 -10, तो यहाँ 11 -10। अब आपको ये C1 C2 की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कॉलम फॉर्म में तैयार हो गया। नंबर फिर से वही देना है 1 2 और 3। नंबर देने के बाद अब आप आ जाइए डी की तरफ। डी निकालने के लिए डी होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट को एलिमिनेट कीजिए, यानी ये कांस्टेंट को एलिमिनेट करो, ये डायरेक्टली लिखो, ये आपको मिल गया 5 2। आप वहां से भी लिख सकते हो, अगर जिसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है वो इक्वेशन को देखकर ही लिख सकता है, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस नहीं हुई हो तो आप पहले कॉलम में कन्वर्ट करो और कॉलम में जो 1 2 3 नंबर है या 1 3 2 इसको फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर इक्वेशन से हमने कॉलम बनाए, कॉलम को नंबर दिए 1 3 2 और अब हम वहां से लिख रहे हैं। सबसे पहले एलिमिनेटिंग कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को एलिमिनेट कीजिए, इसको जैसे का वैसा लिखिए विथ नंबर विथ साइन। तो ये आ गया 5 2 3 4। dx तैयार करते हैं। dx के लिए x को कैंसिल करना है और ऑर्डर को फॉलो करना है। x को कैंसिल करो, ऑर्डर को फॉलो करो, तो 2 और 3, तो पहले लिखना है 11 -10, अगला है 3 4, अगला dy तैयार करते समय आपको y के एलिमेंट्स फिर से कैंसिल करने हैं, फिर से आपको ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहाँ y इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको फॉलो करो, पहले 1 बाद में 2, 5 2,
और वो वाला 11 माइनस 10। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, आप बुक की मेथड से भी कर सकते हो या फिर इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर। अब मैंने ये तैयार करके बताया हुआ है, तो ये भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको दी हुई इक्वेशन लिखनी है। दी हुई इक्वेशन को यहाँ सॉल्यूशन में, जैसे ये इक्वेशन दी है, बाद में फिर से आपको एक बार सॉल्यूशन करके इसी इक्वेशन को फिर से एक बार लिख के दिखाना है। फ्रॉम इक्वेशन आप डी कैसे तैयार करोगे, तो यहीं पर आप इक्वेशन में हल्का सा 1 2 3 इस तरह लिख दो। आपको वो तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 यहां लिख दिया। डी लिखने के लिए अब मैं इसको फिर से मिटा के आपको यहीं से डायरेक्ट लिख के दिखाता हूं। ये डी है तो डी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ये है, इसको बंद कर दो, ऑर्डर को फॉलो करो विद साइन। यहां जो भी साइन होगा उसके साथ लिखते हैं। तो 5 2 3 4 एक्स और वाई को नहीं लिखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स का रखना है। डीएक्स लिखते समय एक्स को हटा देना है, ऑर्डर को फॉलो करना है। तो यहाँ 2 वाला है 11 माइनस 10, एक्स को छोड़ दिया है 3 और 4। वाई लिखते समय वाई को छोड़ देना है, फिर से ऑर्डर को फॉलो करना है 1 और 2, तो 5 2 और अगला वाला जो है वो 11 माइनस 10। जब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये नंबर्स लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप एग्जाम में नंबर्स लिख रहे हो तो आप पेंसिल से 1 2 3 इस तरह लिखिए, बाद में आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, सो ये आपकी डिटरमिनेंट तैयार होगी। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है और डायरेक्टली एक्स और वाई की आपको वैल्यूज मिलेगी। पहली डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, वही हमारा पहला एरो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, यहां से जाते समय माइनस होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 20 माइनस 6 इक्वल टू 40। अगर dx के लिए 44 या 11 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, फिर ब्रैकेट क्योंकि यहाँ 10 आने वाला है, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 44 माइनस ब्रैकेट माइनस 30। ठीक है, 44 प्लस 30 आपको इक्वल टू मिलेगा 74। नेक्स्ट फिर से माइनस आया है, 5 मल्टीप्लाई माइनस 10 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर माइनस 50 माइनस 22, ये हो गया माइनस 72। सो हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी है डी डी एक्स डी वाई की। हमारा फॉर्मूला है x इक्वल टू डी एक्स बाई डी, तो यहाँ रखते हैं x इक्वल टू डी एक्स बाई डी। हमारा dx जो है वो आया हुआ है 74 और हमारी d की जो वैल्यू है वो 14। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो कीजिए, वरना आप उसको वैसे ही रख सकते हो। ये 2 के टेबल से और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये आपका काम है सिंप्लीफिकेशन का। मेरा पहला जो कोऑर्डिनेट आया है वो ये आया है, y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। y इज इक्वल टू, हमारा y है dy बाई डी, अगेन इसकी वैल्यू है माइनस 72 और हमारे d की वैल्यू जो है वो कितना है 14। लास्ट में ये आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये जो स्टेप है ये हाफ मार्क की काउंट होती है। आपके जो कोऑर्डिनेट है वो आए हैं 74 40 एंड माइनस 72 40। ये है आपका फाइनल आंसर। तो जैसे आप एलिमिनेटिंग मेथड या बाकी मेथड्स करते हो तो आपको इक्वेशन लिखनी होती है, इक्वेशन को फिर सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर x की वैल्यू फिर से इक्वेशन में रखो, तो फिर y की वैल्यू और फिर लास्ट में ये इक्वेशन। तो मैंने जैसे कहा था 3 से 4 स्टेप में, तो देखिए ये 1 2 3 और ये फाइनल 4 स्टेप। ये कैलकुलेशन आपका होता है, लेकिन मेन यहाँ पर 4 स्टेप है। ये डिटरमिनेंट तैयार करना, डिटरमिनेंट से यहाँ वैल्यूज रखना, फाइनल 4 से 5 स्टेप में आपका आंसर आ गया। इसीलिए आपके डेफिनेशन में बोला गया है कि ग्रामर रूल से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो इट टेक लेस स्पेस। तो ग्रामर रूल आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन किस तरह से मैंने सॉल्व किया ये अगर समझ में आया है तो आप इसके बाद इसको एक बार रिपीट कीजिए ग्रामर रूल को। ये जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे करवा के दिया है, इस एग्जाम्पल को आप एक बार करके देखिए
और उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.3 आप विदाउट किसी, आपने इसको एक बार देख लिया, इसके बाद विदाउट किसी हेल्प, ना आप मोबाइल को यूज करना है, ना इन दोनों क्वेश्चन का, ना क्रैमर रूल का आपको वो पूरा डिस्क्रिप्शन देखना है, ना इस एग्जाम्पल को, आप खुद ओन कितना सॉल्व कर सकते हो, तब आपको वो मेथड जो है वो रैपिडली लर्न हो जाएगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए आपका ये होमवर्क है। गुड बाय।